हेलो दोस्तों, मैं फिरोज खान। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हमारा चल रहा है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961, एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। आज हम देखेंगे इसी धाराओं को और समझेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रीलिम्स एग्ज़ाम में और मेंस एग्ज़ाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। प्रारंभिकी धारा 1 बताती है संक्षिप्त नाम विस्तार आरंभ। इसका संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961, इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है और ये प्रथमता उन क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा जो कि प्रथम अनुसूची में विनिष्ट है। प्रथम अनुसूची में दी हुई जो सूची है उसमें ही उसके हिसाब से ही ये विनिष्ट होगा। ये राज्य अन्य क्षेत्रों में उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जैसे राज्य सरकार अधिसूचना में, और ये अन्य जगह पर तारीख से प्रवृत्त होगा जैसे राज्य सरकार अधिसूचना में तारीखों को नियत करे, या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अधिनियम को भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकती है। प्रथम अनुसूची तदनुसार संशोधित की ओर समझी जाएगी। ठीक है, धारा 1। आइए देखते धारा 2 जो बताती परिभाषा है, और इस परिभाषा से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए जानते हैं उन परिभाषाओं को। हमारी परिभाषा 2 का जो स्थान के बारे में है, जो मध्य प्रदेश सिविल जज 2011 और 2013 में पूछी जा चुकी है। स्थान क्या है, तो आइए देखते हैं भाषा डायरेक्ट की। स्थान से अभिप्रेत है कोई भवन या किसी भवन का भाग। भवन चाहे भवन का कोई भाग हो, चाहे वो निवेशिक हो या अनिवेशिक, उसके अंतर्गत आता ही आती है। ठीक है, भवन के अंतर्गत क्या क्या आता है? भवन या भवन का कोई भाग जो रहता हो या ना रहता हो, निवेशिक हो या अनिवेशिक, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका पॉइंट नंबर 1 बताता है ऐसी कोई भूमि जो कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में न लाई जाए, कृषि प्रयोजन मतलब कृषि के लिए उपयोग में ना लाई जा रही हो, खेती उस पर ना कर रहे हो। नंबर 2, ऐसे भवन या भवन के ऐसे भाग से अनुलग्न उद्यान, मैदान, गैरेज, उपग्रह, आउट हाउस आदि कोई हो। भवन का कोई भाग या अनुलग्न उद्यान या मैदान, गैरेज कोई हो। नंबर 3, ऐसी कोई फिटिंग जो ऐसे भवन या भवन के भाग के अधिक लाभप्रद उपयोग के लिए उसमें उगाई गई हो, और कोई ऐसा फर्नीचर जो भवन के भवन में भाग में उपयोग में लाए जाने के लिए भूस्वामी द्वारा दिया गया हो। ठीक है, कोई भवन किराए पर लिए हमने मकान, और मकान में हमको भवन भी साथ में, वो फर्नीचर भी साथ में मिले हों और फर्नीचर का उपयोग हम कर रहे हों, तो वो भी इसमें शामिल है, इसमें स्थान में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे, महत्वपूर्ण थे, कई 2013 में और 11 में पूछी जा चुकी है सिविल जज में। आइए देखते हैं खा भूस्वामी। भूस्वामी से क्या अभिप्राय है? तो ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थान का भाड़ा चाहे अपने स्वयं के लेखे या किसी अन्य व्यक्ति के लेखे, जो व्यक्ति अपने से भाड़ा लेता है, या तो वो खुद स्वयं लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को भेजता है। जो व्यक्ति आएगा स्वयं आएगा या अन्य व्यक्ति को भेजेगा, स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य करता है, वो उसको हम क्या मानेंगे? स्वामी मानेंगे। ठीक है, जैसे रिसीवर न्यासी को भी भेज दिया जाता है, न्यासी भी देखभाल करता है। कोई रिसीवर होता है, रिसीवर की हैसियत से तस्वीर प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, जो अभिधारी को वहाँ स्थान भाड़े पर दे दिया जाने की दशा में उस भाड़े पर उस प्राप्त करने का हकदार होगा, और उसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा व्यक्ति आता है जो अभिधारी ना होते हुए भी उस समय पर भूस्वामी के अधीन हक प्राप्त करे। जो व्यक्ति भी हक प्राप्त करेगा, किराएदार से किराए की प्राप्ति करेगा, ठीक है, तो उसको इस एक्ट के तहत खा में भूस्वामी समझा जाएगा। अपने फायदे के लिए, अन्य किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य कर रहा हो वो व्यक्ति भी। ठीक है, ये हमारी जो खा भी है, ये भी एग्जाम सिविल जज 2014 में और 12 में पूछी जा चुकी है। आइए देखते हैं परिभाषा गा। विधिपूर्ण वृद्धि। क्या बोल रहे हैं? विधिपूर्ण वृद्धि, लॉफुल इंक्रीज। वृद्धि जो होगी वो क्या कैसी होगी? कानून के अनुसार होगी। अन्यथा सुनिए इस कानून व्यक्ति की भाषा। विधिपूर्ण वृद्धि से अभिप्राय है भाड़े में कोई ऐसी वृद्धि जो ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात की गई है, तो ही उसमें हम वृद्धि करेंगे कानून के अनुरूप। घा पट्टा के अंतर्गत उपपट्टा आता है। ये गा और घा पूछी नहीं जा चुकी है, लेकिन ना ये एमपी सिविल जज 2014-13 में पूछी जा चुकी है। आइए देखते हैं ई कुटुंब का सदस्य। अब कुटुंब का ये परिवार क्या होता है और सदस्य कौन कौन माने जाते हैं? कुटुंब के सदस्य से किसी व्यक्ति की दशा में अभिप्रेत है पति पत्नी, पुत्र अविवाहित पुत्री, पिता पितामह, माता मातामही, भाई अविवाहित, बहन चाचा की पत्नी, या विधवा या भाई का पुत्र या अविवाहित पुत्री
जो उसके साथ संयुक्त रूप से निवास करते हैं, या कोई अन्य नातेदार उस पर आश्रित हो, जो अन्य कोई नातेदार हो जो उस पर आश्रित हो, जिसके पर उसके बल पर रह रहा हो और उसी परिवार का सदस्य माना जाएगा, कुटुंब का सदस्य समझा जाएगा। परिभाषा ड़ा। आइए देखते हैं चर्चा। परिभाषा 4 बताता भाड़ा नियंत्रक अधिकारी से प्रेरित है। धारा 28 के अधीन नियुक्त किया गया कोई अधिकारी। धारा 28 के अधीन नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा और इसके परिभाषा में बताया गया है और 28 में इसको समझाया गया है। धारा 28 के अधीन नियुक्त किया गया कोई अधिकारी भाड़ा नियंत्रक अधिकारी कहलाएगा। 6 निश्चित अधिनियम, इसको निश्चित कर दिया गया है मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955 क्रमांक 23 सन 1955 के द्वारा इसे नियुक्त कर दिया गया है। जा भी दोस्तों कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। किसी स्थान के संबंध में मानक भाड़ा, तो मानक भाड़ा क्या है और क्या होता है, तो बता रहा है परिभाषा में जो धारा 7 में विनिश्चित किया गया है, भाड़ा चाहे मानक भाड़ा धारा 8 के दिन बढ़ा दिया गया हो, ऐसा बढ़ा हुआ भाड़ा मानक भाड़ा कहलाता है। परिभाषा जा में बताया गया है। अभिधारी से अभिप्रायित है। अभिधारी कौन होता है, तो अभिधारी होता है दोस्तों किराएदार, जो व्यक्ति किराए पर लेता है उसे अभिधारी बोलते हैं इस भाषा में। ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा जो लेखे इसकी ओर से किसी स्थान पर भाड़ा दे है, जो भाड़ा देनदार है, या अभिव्यक्ति जब विवक्षित संविदा के ना होने की दशा में किसी स्थान के दे होता है और उसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उस स्थान का अधिभोग उपभोग उप अभिभारी की हैसियत से रखता हो, ऐसा व्यक्ति भी उसके अंतर्गत आता है जो अपनी अभिधर्ती या परिवर्तन हो जाने के पश्चात चाहे उस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या हो या पश्चात कब्जा रखे हुए हो, किंतु उसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जो विरुद्ध बेदखली के लिए कोई आदेश दे दी गई हो। ठीक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो उसमें अभी भी कब्जा बनाए रखा हुआ हो, बस वो व्यक्ति अभिधारी कहलाएगा। और ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री या आदेश पारित कर दिया गया, उसको घर से बेदखल कर दिया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को अभिधारी नहीं समझा जाएगा। अभिधारी उसको समझा जाएगा जिसका वास्तविक रूप से कब्जा हो या कब्जा रहा हो और जो किराए पर बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति को अभिधारी कहते हैं। ये हमारी परिभाषाएं कंप्लीट हुई, जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा थी। इनसे क्वेश्चन हमेशा देखे ही गए हैं। इसी अध्याय 1 की धारा 3 बताती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो MP सिविल जज 2016, 14, 9 में पूछी जा चुकी है और MP ADJ में भी पूछी जा चुकी है 16, 12 में। इस अधिनियम का कतिपय स्थानों को लागू ना होना, ये अधिनियम जो है उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगा जो इसे बताई गई है। आइए जानते हैं डायरेक्टरी की भाषा में। क्लॉज 1 में बता रहा है इस अधिनियम की बात कोई भी बात जो ऐसे स्थान जो सरकार की संपत्ति पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। और ऐसे स्थान जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति, जो लोकल अधिकारी होते हैं उसकी संपत्ति है, उस पर अन्य रूपेण आनिवासिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है, लागू नहीं होगी। ध्यान रखिएगा। काखा हुए पॉइंट नंबर 1 का काखा में बताया गया है। धारा 3 का क्लॉज 2 बता रहा है सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी ऐसे स्थान को जो शैक्षणिक धार्मिक, सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी स्थान को जो शैक्षणिक धार्मिक या पूर्ण संस्था के स्वामित्व का, किसी परिग्रह या प्रस्तुति गृह के स्वामित्व का हो, जिससे उत्पन्न होने वाली संपूर्ण आय और संस्था का परिग्रह या प्रस्तुति गृह के लिए उपयोग में लाई जाती हो, इस अधिनियम के समस्त उपबंध उनमें से किसी भी उपबंध में छूट दे सकेगी। और धारा 3 की क्लॉज 2 में बताया गया है कि धार्मिक या शैक्षणिक या मूर्त संस्था जो कहलाती हैं उन पर सरकार चाहे तो छूट दे सकती है। ठीक है, अब हमारे ये अध्याय 1 कंप्लीट हुआ, 3 धाराएं समाप्त हुई। अगले वीडियो में अब इस आगे की धाराएं समझाऊंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।